नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है राजस्थान का इतिहास शुरू करने वाले हैं और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जहाँ पर भी राजस्थान का इतिहास आता है सबके लिए सूटेबल है। साथियों, मैं मेरे ही नोट्स से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने लिखे हैं और बहुत प्यारे नोट्स हैं और इन नोट्स में केवल उतनी ही बात लिखी है जो पेपर में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ इसमें भर दूं, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और यार ये तो किसी ने भी नहीं लिखाया। ऐसा नहीं करता हूं मैं। जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो पढ़ने लायक है, जो पूछने लायक है, वही इन नोट्स में मैंने रखी है। साथियों, आपको मुझे आशा है ये नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे और आप नोट्स बनाइए। बहुत प्यारे नोट्स हैं और आप नोट्स बनाइए। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन सभी की पीडीएफ आपको KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी। इसलिए कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर इस पीडीएफ को प्राप्त करें या टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। साथियों, ये सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार। आज जो है राजस्थान के इतिहास में हम लोग शुरू कर रहे हैं गुज्जर प्रतिहार। यहाँ पर वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आने लायक है। बस ये सबसे मेन चीज़ है साथियों। चलिए देखते हैं गुज्जर प्रतिहार में क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। गुज्जर प्रतिहार है, यहाँ पर पहली बात है प्रथम उल्लेख। गुज्जर प्रतिहार का जो सबसे पहले जो उल्लेख हमें मिला है वो कहाँ पर मिला है? ऐहोल अभिलेख में। कहाँ पर मिला है? ऐहोल अभिलेख में मिला है साथियों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर मिला है? ऐहोल अभिलेख में मिला है। और ये जो अभिलेख हैं ये चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय, जो ऐहोल अभिलेख है, गुज्जर प्रतिहार का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला? ऐहोल अभिलेख में मिला। और ये जो अभिलेख है चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। ये ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, उसके समय का रहा है और यह कर्नाटक से निकला था। ये ऐहोल अभिलेख कहाँ से निकला था? कर्नाटक से निकाला गया था। आगे बात करते हैं मित्रों, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? जो प्रतिहार है उसका अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। क्या अर्थ होता है इसका? द्वारपाल होता है, सबको पता है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल लक्ष्मण के वंशज हैं, ऐसा भी कहा गया है, जो आपको याद होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। जो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार ये ऐसा कहा गया है, जो प्रतिहार है भगवान राम के प्रतिहार यानी कि जो द्वारपाल हैं वो लक्ष्मण के वंशज माने गए थे, ऐसा इन्होंने माना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं? जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी हैं वो क्या कहते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं साथियों। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने क्या कहा है भैया, देख लो। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं, देखने लायक यही चीजें हैं साथियों, इनको पढ़ लेना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार गुजरातरा क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुज्जर कहलाए। गुजरातरा उदयपुर साइड का आप सबको पता है, वहां उस क्षेत्र के स्वामी होने के कारण ये क्या कहलाए? गुज्जर कहलाए। आगे है नैनश्री ख्यात। आप सबको पता है नैनश्री ख्यात 26 शाखाएं थी। गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। नैनश्री ख्यात में दयाल दास ने ऐसा माना है कि जो गुज्जर प्रतिहार थे उनकी कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं थी साथियों। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो नैनश्री ख्यात में गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 26 शाखाओं का वर्णन है साथियों। देखो टाइप कराऊंगा, ये मुझे तो फील इसमें आती है भाई। जो फील इनमें रिटर्न में आती है ना, वो मजा किसी में नहीं है, कुछ नहीं साथियों। बस पढ़ते रहिए। लाइक और शेयर जरूर कर देना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और कमेंट जरूर करना कि सर बहुत बढ़िया नोट से आप पढ़ाते रहो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनकी सबसे प्राचीन शाखा, गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कहाँ? मंडोर थी। गुज्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी। इनका शासन
छठी शताब्दी के दूसरे चरण से लगभग 14वीं शताब्दी तक रहा। इनका जो शासन रहा वो कहां से रहा है? छठी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। और इनकी सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर रही है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वही बताऊंगा जो आएगा, ये सोच लेना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो सारी बातें हो गई, आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो इसी क्रम में आगे है महत्वपूर्ण जो समय रहा है मेरे मित्रों, इनका जो महत्वपूर्ण समय है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक रहा। इनका गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महत्वपूर्ण समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक रहा। चीनी यात्री हेनसांग, जिसको युआन चांग भी कहते हैं, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने इनकी राजधानी पीलोमोलो यानी कि भीनमाल को बताया है। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो हेनसांग यानी कि युआन चांग ने जो है साथियों पीलोमोलो यानी भीनमाल को ही पीलोमोलो इसने कहा है। तो भीनमाल को इसने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अरब यात्रियों ने इन्हें जूर्ज कहा। जो अरब यात्री थे उन्होंने भैया इसको क्या कहा? गुर्जर प्रतिहारों को क्या कह के पुकारा है? जूर्ज कह के पुकारा है। याद कर लेना, क्वेश्चन वही आएंगे जो यहां मैं बताऊंगा। ये सोच लेना, मैंने वही लिखा है इसमें जो पूछा जाता है। कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आएगा। और जिसने यहां से पढ़ लिया ना, गारंटी दे रहा हूं अगर उसका एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो ये सोच लेना आप लोग। मैं इतिहास का टीचर नहीं हूं, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, लेकिन पढ़ाई तो करिए ना भाई। नोट्स तो बनाए ना दिल से, सब जगह से नोट्स बनाए, सब जगह से। और आप लोगों को दे रहा हूं, बस विश्वास आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। साथियों बात अच्छी लगे लाइक ठोक देना। चलो आगे। अरब यात्रियों ने इन्हें क्या कहा? जूर्ज कहा है। उदोतन सूरी वत्सराज के समय, उदोतन सूरी वत्सराज के समय उदोतन सूरी ने 778 में कुवल्लेमाला संग्रंथ लिखा। उदोतन सूरी ने 778 में कुवल्लेमाला ग्रंथ लिखा। और यह किसके समय की बात है? वत्सराज के समय की बात है। आगे बात करते हैं। राजस्थान में इनके बारे में जानकारी घटियाला, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी जो है राजस्थान में कहां से? घटियाला अभिलेख, जो कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। गुर्जर प्रतिहारों की जो जानकारी है वो राजस्थान में घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। और घटियाला अभिलेख कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और किसके समय की बात है? उदोतन सूरी ने 778 में कुवल्लेमाला ग्रंथ लिखा था। और जो वत्सराज के समय की बात ये की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हरिश्चंद्र। साथियों जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र जी जो हैं वो क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र मूल पुरुष था। गुर्जर प्रतिहारों का हरिश्चंद्र जो है मूल पुरुष था। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग यहां हरिश्चंद्र जी को ही पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हरिश्चंद्र जी को ही पढ़ेंगे। ये रहे हरिश्चंद्र जी। सबसे पहले हरिश्चंद्र जी को ही पढ़ लो। ये रहा हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र यानी कि रोहिल्दी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रोहिल्दी। सबसे पहले मूल पुरुष हरिश्चंद्र, इसको रोहिल्दी भी कहते हैं। और छठी शताब्दी की ये है, छठी शताब्दी का समय रहा है। ये हरिश्चंद्र ने ये दो भाग में बांटा भैया। कैसे? हरिश्चंद्र की दो, एक तो पत्नियां थी क्षत्रिय, एक स्त्री क्षत्रिय थी जिसका नाम भद्रा था। और एक स्त्री ब्राह्मण स्त्री थी, ठीक है। दो स्त्रियां थी इसके, एक का नाम, एक जो थी वो भद्रा थी जो क्षत्रिय स्त्री थी, और एक ब्राह्मण स्त्री थी, ठीक है। जो भद्रा एक क्षत्रिय स्त्री रही है उसके 4 पुत्र हुए थे जिन्हें मिलाकर के, जिन्होंने मिलकर के मांडवेपुर यानी कि मंडोर को जीता था।
भद्रा के 4 यानी कि हरिश्चंद्र जो है वो क्षत्रिय स्त्री उसके थी, एक ब्राह्मण स्त्री, 2 स्त्रियां उसकी, 2 पत्नियां थी। एक का नाम भद्रा था, ठीक है, और भद्रा जो थी उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक का नाम क्या था? भोग भट्ट, दूसरे का नाम कद्दक, तीसरे का नाम रज्जिल, इसके बाद में चौथे का नाम जो था वो दह था। और इन चारों ने मिलकर के साथियों मांडवेपुर यानी के मंडोर को जीता था। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। किसको जीता था? मंडोर को जीता था भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहां पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसको देख लेना यहां पर। चलो अब आगे देखो, यहां पर जो रज्जिल है, 4 पुत्र थे इसके, जो रज्जिल है साथियों, रज्जिल का जो पोता था वो था नागभट्ट प्रथम। रज्जिल का पोता कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट प्रथम ने साथियों जो है मेड़ता को क्या बनाया? राजधानी बनाया था, ठीक है। चावंडों से भीनमाल को इसने छीना। किसने? नागभट्ट प्रथम ने चावंडों से भीनमाल को छीना और मेड़ता को राजधानी बना लिया। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। और भीनमाल को भी इसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। साथियों चावंडों से इसने क्या है जो है भीनमाल को छीन करके राजधानी बनाया और मेड़ता को भी इसने क्या बना लिया? राजधानी बनाया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। यह बात याद आपको करनी है। कर लोगे, कोई दो राय यहां पर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब नागभट्ट प्रथम पर ही आ जाते हैं हम। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम को ही देख लेते हैं सबसे पहले। अब नागभट्ट प्रथम आ गया भैया। नागभट्ट प्रथम का जो समय है वो 730 से लेकर के 760 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसमें ये प्रतापी शासक रहा है। अब ये कैसे कैसे इसने किस किस को राजधानी बनाया? सबसे पहले मेड़ता, फिर भीनमाल, फिर उज्जैन को राजधानी बनाया। जो नागभट्ट प्रथम है सबसे पहले उसने मेड़ता को, फिर भीनमाल को और फिर उज्जैन को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और यह पूछा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने किस किस को राजधानी बनाया था या किनमें से किसको राजधानी नहीं बनाया था? तो मेड़ता, भीनमाल और उज्जैन को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। याद कर लेना, याद कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चले आगे बात करते हैं। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति, नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। याद रख लेना ये बातें जो मैं बता रहा हूं। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा है। ये इतने सारे इसके नाम हैं, उपनाम। क्या क्या नाम है नागभट्ट के? ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार बता रहा हूं। राम का प्रतिहार कहा नागभट्ट प्रथम को, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक कहा नागभट्ट प्रथम को, इंद्र के गर्व का नाशक कहा नागभट्ट प्रथम को और नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा किसको? नागभट्ट प्रथम को। तो इन सारी बातों को आपको याद रख लेना है। आगे, मलेच्छों का नाशक और नारायण भी नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। मलेच्छों का नाशक और नारायण भी कहा गया है। ये बंदों याद कर लेना इन चीजों को, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो अब आता है नागभट्ट को नागावलोक, नागभट्ट को नागावलोक व इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहा जाता है। नागभट्ट को नागव अवलोक या फिर इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी कहा जाता है। आगे है, नागभट्ट प्रथम के समय उज्जैन यानी कि उज्जैन जो है शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन इसने राजधानी भी बनाया था और नागभट्ट के प्रथम के समय जो है उज्जैन एक शक्ति का केंद्र भी रहा है साथियों। अब बात करते हैं जालोर, कन्नौज, अवंती प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। जालोर, कन्नौज और अवंती जो है प्रतिहारों की नामावली जो है नागभट्ट से ही प्रारंभ होती है मित्रों। चले आगे बढ़े इसी क्रम में। देखो अब आता है यहां पर नीलगुंड। देखो ये सबसे मेन है भैया, इसको देख लेना। नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है।
किन किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया, ये याद होना चाहिए। नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़ आदि अभिलेखों में जो है गुज्जरों प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। नागभट्ट प्रथम जो है साथियों कक्कुक, नागभट्ट प्रथम का जो है कक्कुक जो है भतीजा था, और उसके बाद में फिर इसके बाद में इसका पुत्र देवराज हुआ, और देवराज की जो है साथियों रानी भूमिका देवी रही है, और इसका जो पुत्र रहा वो वत्सराज रहा। ये बात आपको याद रखने वाली ऐसी कुछ नहीं है, बस नागभट्ट प्रथम का जो भतीजा था वो कक्कुक था, और कक्कुक का पुत्र जो है देवराज, और देवराज की जो रानी थी वो भूमिका देवी थी, और इसका जो पुत्र हुआ वो वत्सराज हुआ है। ठीक है, वत्सराज पर आ गए। अब हम लोग सीधे वत्सराज को पढ़ेंगे, हम यहां पर सीधा वत्सराज को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वत्सराज, ये रहा वत्सराज। वत्सराज जो है साथियों 778 से लेकर के 794 ईस्वी तक इसका समय रहा, और वत्सराज की जो रानी सुंदर देवी, इसकी रानी का नाम था सुंदर देवी, और रणहस्तीन की उपाधि प्राप्त की थी इसने। किसकी? रणहस्तीन की उपाधि इसने प्राप्त करी थी वत्सराज ने। इसके समय यानी कि 778 में उदोतन सूरी ने कुवल्लेमाला ग्रंथ लिखा। वत्सराज के समय की बात कर रहा हूं, जो उदोतन सूरी थे उन्होंने कुवल्लेमाला ग्रंथ लिखा था 778 ईस्वी में। उदोतन सूरी ने वत्सराज के समय ही लिखा था ये साथियों। और 783 में जैन आचार्य जीन सेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था, और 783 में साथियों जो है जैन आचार्य थे जीन सेन, उन्होंने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चले आगे बढ़े। राष्ट्रकूट ध्रुव ने इसे पराजित किया था। वत्सराज को पराजित करने वाला कौन था? एक था राष्ट्रकूट ध्रुव, उस ध्रुव ने ही इसको पराजित किया था साथियों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो याद कर लेना इन सारी बातों को। ठीक है, चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भैया। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 778 ईस्वी उदोतन सूरी ने जो है साथियों वत्सराज के समय ही कुवल्लेमाला ग्रंथ की रचना करी थी, और ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद तो करनी ही पड़ेगी ना भैया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रकूट जो ध्रुव थे उन्हें पराजित किया। वत्सराज को पराजित करने वाले कौन थे? राष्ट्रकूट ध्रुव थे। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। भाई वत्सराज को पराजित तो किसने किया था? ध्रुव ने किया था, और वत्सराज ने जो है पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। यह चीज आप याद रखें। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के द्वारा ही की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने करी? किसने करी थी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत? वो संघर्ष की शुरुआत करने वाले वत्सराज थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीआईपी है, वीआईपी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के द्वारा की गई। कन्नौज के इंद्रायुध को परास्त किया आयुध वंश से थे। ये जो कन्नौज के इंद्र आयुध जो थे उनको परास्त किया था वत्सराज ने, ये आयुध वंश के थे। धर्मपाल ने चक्र आयुध को वहां का शासक बनाया, और धर्मपाल ने चक्रायुध को वहां का क्या बनाया था? शासक बनाया था। आगे है ओसिया के जैन मंदिर का निर्माता वत्सराज ही था। जो ओसिया जोधपुर में उसके वहां के जैन मंदिरों का जो निर्माण किया था, उसको निर्माण करने वाला भी कौन रहा? वत्सराज ही था। ओसिया के जैन मंदिरों को निर्माण करने वाला कौन है? वत्सराज ही रहा है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, चले आगे बढ़ते हैं। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओसिया के जैन मंदिर को निर्माण करने वाला कौन है? वत्सराज रहा है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, नोट कर लेना इसको। गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली की शुरुआत की गई, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है।
ये आपको तो ध्यान होगी से ही, इसमें ध्यान रखने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली स्थापित की गई और उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों के जो प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से रहे हैं वो याद कर लेना। प्रमुख स्थलों में ओसिया जोधपुर में पड़ता है, नीलकंठ महादेव का मंदिर राजौरगढ़ में जो अलवर में पड़ता है, याद करना भैया। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है, इनमें ये स्थल पर कौन से शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ओसिया जोधपुर में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है राजौरगढ़ अलवर में पड़ता है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। दौसा में हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो है गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा इनको बनाया गया था, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ही बनाया गया था, याद कर लेना। ओसिया जोधपुर में गुर्जर प्रतिहारों का महादेव मंदिर, राजौरगढ़ अलवर, दौसा का हर्षद माता का मंदिर, ये सब निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ही करवाए गए थे। चले आगे बढ़े, ये रो। अब आ जाता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नागभट्ट प्रथम की तरह नागभट्ट सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, नागभट्ट सेकंड का जो समय है वो 794 से लेकर के 833 तक रहा। कब तक रहा, 794 से लेकर के 833 तक रहा है। कन्नौज के चक्र आयुध को परास्त करके इसे अपनी राजधानी बनाया, पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, इसके बारे में, कन्नौज के चक्रायुद्ध को नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, पराजित किया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। किसको, कन्नौज को। कन्नौज को राजधानी किसने, नागभट्ट ने बनाया। और पाल शासक धर्मपाल को भी नागभट्ट सेकंड ने क्या किया था, पराजित किया था। आगे है, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट ने नागभट्ट सेकंड को परास्त किया। और नागभट्ट सेकंड को परास्त करने वाले कौन थे, गोविंद तृतीय रहे हैं। कौन रहे, गोविंद तृतीय। आगे है, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया, नागभट्ट सेकंड ने, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। तो कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नागभट्ट प्रथम ने नहीं बनाया था, नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था, याद कर लेना, नहीं तो फिर समस्या है, ये याद होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आ जाते हैं, नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। अब यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण करी। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी, नागभट्ट द्वितीय ने धारण करी थी। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। आगे है, अरब के मुसलमानों को भी परास्त किया था इसने, नागभट्ट द्वितीय ने। और गंगा में जल समाधि ले ली, किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, और ये हमें चंद्रप्रभ सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित्र से पता चलता है। कहां से पता चलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और गंगा में समाधि भी नागभट्ट द्वितीय ने ही ली थी। और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी किसने प्राप्त करी, नागभट्ट द्वितीय ने प्राप्त करी थी। अब साथियों, 4th नंबर पर है रामभद्र, जिनका समय रहा 833 से 836 तक, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता, पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब 5वें नंबर पर आ जाते हैं, यहां पर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं, 5वें नंबर पर राजा भोज, जिनको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज प्रथम, जिनको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। और मिहिर भोज का जो समय है वो 836 से 885 तक रहा। इनको याद कर लेना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, याद कर ही लेना इनको। ठीक है, आदि वराहा
व प्रभास की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। राजा भोज प्रथम कह दो या मीर भोज कह दो, तो मीर भोज की उपाधियां कौन कौन सी रही है? तो आधिवरा की उपाधि किसने धारण करी? मीर भोज ने। मीर भोज नाम नहीं दिया हो तो राजा भोज प्रथम दे दो वहां पर। या प्रभास की उपाधि किसने धारण करी? राजा भोज प्रथम ने, या फिर कह दो मीर भोज ने। तो याद रखना, मीर भोज की उपाधियां आधिवरा या प्रभास की उपाधियां धारण करी थी इसने। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रकूट नरेश कृष्णदित्य को इन्होंने परास्त किया था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्णदित्य को भी जो है राजा भोज प्रथम या फिर मीर भोज के द्वारा परास्त किया गया। और पाल शासक देवपाल को भी इन्होंने परास्त किया था। जो पाल शासक था देवपाल, देवपाल को परास्त करने वाले भी मीरी भोज ही थे। याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री कौन था? सुलेमान इसके समय भारत आए थे। अरब यात्री जो सुलेमान है वो किसके समय भारत आए? राजा भोज प्रथम या फिर मीर भोज के दो। तो अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आए थे? मीर भोज के समय भारत आए थे साथियों, ये आपको ध्यान देना है। और वो समय था 851 के आसपास की बात हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब यहां पर आ जाओ, सुलेमान वाली बात आ जाती है। तो सुलेमान ने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। जब सुलेमान राजा मीर भोज के समय आया था ना, सुलेमान भारत आया था, तो उसने जो है साथियों मीर भोज को क्या कहा कि भोज को, यानी कि राजा भोज प्रथम या मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। किसने? सुलेमान ने। ठीक है, आगे मीर भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वरा भोज देवा कहा गया है। मीर भोज को या भोजराज जो है, क्या नाम है इनका, मीर भोज जो है साथियों, कन्नौज का इनको महाराजाधिराज परमेश्वरा देव भोज देवा इनको कहा गया है। आगे बात करेंगे ग्वालियर प्रशस्ति, ये याद रखना भैया, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना जो है भोज द्वारा ही की गई थी। जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? राजा भोज के द्वारा, भोज प्रथम के द्वारा, या राजा भोज प्रथम के द्वारा, या फिर कह दो मीर भोज के द्वारा की गई थी। आगे है बुंदेलखंड पर भी विजय प्राप्त ये करते हैं। बुंदेलखंड पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी है साथियों, तो ये भी आपको ध्यान दे लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड की बात हम लोगों ने कर ली है। अब आते हैं लास्ट में महेंद्रपाल। महेंद्रपाल को याद कर लेना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो महेंद्रपाल है साथियों, महेंद्रपाल प्रथम की बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है, तो महेंद्रपाल प्रथम है। तो इनका जो समय है वो 885 से 910 तक रहा है। और मिहिर भोज की जो रानी है चंद्र भट्टारिका, मीर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की संतान रहे हैं ये। मीर भोज की रानी जो थी वो चंद्र भट्टारिका, उनकी संतान थे महेंद्रपाल प्रथम। और इनका समय 850 से 910 तक रहा। दरबारी कवि जो इनके थे वो राजशेखर ने इसे निर्भय नरेंद्र ये उपाधियां दी है। इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था राजशेखर, ठीक है, कुवल्लेमाला राजशेखर। और राजशेखर ने इनको निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र इनको कहा है। किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी का काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और भुवन कोश और रवि हर विलास और विद्य साल भंजिका नामक ग्रंथ लिखे थे। राजशेखर के ग्रंथ भी यहाँ बता दिए मैंने आप लोगों को, ये याद रखना। राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी लिखा, काव्य मीमांसा लिखा, बाल रामायण लिखा है और बाल भारत लिखा है, भुवन कोश लिखा है, हर विलास लिखा है और विद्य साल भंजिका भी इन्होंने लिखा है। ये सारे के सारे ग्रंथ किसके हैं? राजशेखर के रहे। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ही पूछा जाता है ज्यादातर, तो कर्पूर मंजरी किसका है? राजशेखर का है। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का है। और राजशेखर जो है किसके दरबारी कवि थे? आप सबको पता होना चाहिए, महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। और मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की ये संतान माने जाते हैं। इतना याद रखना। राजशेखर ने इनको निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र इनको कहकर पुकारा है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बढ़े आगे, तो इसके बाद में यहां पर आते हैं, अब राजशेखर पर आ जाते हैं। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक
अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय भी बताया है। जो राजशेखर थे, इनके दरबारी कवि थे महेंद्रपाल प्रथम के, उन्होंने इनको क्या कहा, रघुकुल तिलक कहा और सूर्यवंशी क्षत्रिय भी कहा है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, महेंद्रपाल प्रथम को राजशेखर ने रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि भी कहा है। ये भी बात आप याद रखना, महिपाल प्रथम को राजशेखर ने बहुत सारी उपाधियां दिए, इन बातों को याद रखना। रघुवंश मुकुटमणि कहा, रघुकुल मुकुटमणि कहा, मुक्तामणि भी कहा है। और इसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि विशाल उपाधियां भी धारण करी थी। किसने धारण करी थी साथियों? राजशेखर ने बताया है महिपाल प्रथम के द्वारा क्या क्या उपाधियां धारण, परम भट्टारक की उपाधि महिपाल प्रथम ने धारण करी, परम भागवत की उपाधि, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि इनके धारण की गई थी। तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद रख लेना भाई। चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है 8वें नंबर पर भोजदित्य, जिनको पढ़ने से कोई पूर्व मतलब नहीं है। उसके बाद में महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी तक रहे हैं महिपाल प्रथम। ठीक है, अब महिपाल प्रथम को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जिनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 914 से 943 तक रहे हैं। राजशेखर कुछ समय इसके दरबार में भी रहे थे, महिपाल प्रथम के भी। ठीक है, अरब यात्री जो है अलमसूदी इसके समय भारत आया था। अलमसूदी जो है साथियों इसके समय भारत आया, अरब यात्री। राजशेखर महिपाल को आर्यावर्त का जो है और महाराजाधिराज इनको कहता है राजशेखर। और अलमसूदी ने गुर्जर प्रतियारों को अल गुजर व राजा को बोरा कहा है। ये बात याद रखना। अलमसूदी जो थे उन्होंने गुज्जर प्रतियारों को क्या कहा? अल गुजर व राजा को इन्होंने बोरा कहा है। किसने? अलमसूदी ने। ये एक अरब यात्री थे साथियों, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी इसमें नहीं है। फिर अलमसूदी पाल शासकों को रुहेमा कहता है, और जो अलमसूदी जो अरब यात्री था उसने पाल शासकों को क्या कहा? रुहेमा कहा। इसको याद रखना। महिपाल प्रथम, फिर उसके बाद में देवपाल के बाद में विनायकपाल द्वितीय हुआ, फिर महिपाल सेकंड हुआ, फिर विजयपाल हुआ। ये सारे एक तरह से ये सीक्वेंस है जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये सीक्वेंस है भाई। ठीक है, इसके बाद में फिर विजयपाल के बाद में कौन हुआ? राज्यपाल हुआ। फिर इसके बाद में त्रिलोकचन पाल हुआ, फिर यशपाल हुआ, और अंतिम जो है गुर्जर प्रतियारों का यशपाल ही था। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, जो अंतिम है वो यशपाल ही रहे हैं, ये याद कर लेना भाई आप लोग। ठीक है, तो यशपाल जो है अंतिम था। और राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर गजनबी का आक्रमण हुआ और राज्यपाल जो है वहां से भाग जाता है। और बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को जो है मार गिराया था। और 1019 में गजनबी ने जो है पुनः यहां पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंद भारत का अंतिम महान शासक माना था। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दे लेना भाई, कि 1019 था उसमें गजनबी ने जो है पुनः आक्रमण किया था त्रिलोचन के अनुसार। और ये प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहकर पुकारा था साथियों। आगे है, और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, इसको ध्यान रख लेना, कि जो है कहला का अभिलेख है। कहला अभिलेख में भी गुज्जर प्रतियार के समय का उल्लेख मिलता है। अबू जैद और अलगर्दी जी ने इसकी तारीफ भी करी थी। अबू जैद और अलगर्दी जी ने इसकी तारीफ भी करी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहला अभिलेख में भी गुज्जर प्रतियारों के समय को बताया गया है। कौन से अभिलेख में? कहला अभिलेख में। याद रखना भैया, गुज्जर प्रतियार के समय का था कौन सा? कहला अभिलेख भी याद रखना इसको। कहला अभिलेख भी गुज्जर प्रतियार के समय था। और अबू जैद और अलगर्दी जी इनकी तारीफ की थी गुज्जर प्रतियारों की। ठीक है, तो ये था पूरा गुर्जर प्रतियार, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जितना है उतना मैंने पढ़ा दिया है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए मन लगा करके नोट्स बना लो, मन लगा करके पढ़ लो, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है साथियों,
तो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो अगली क्लास में हम लोग लेकर आए, चौहान राजवंश का इतिहास। मैंने आपको बता दिया है महिपाल प्रथम, फिर उसके बाद में देवपाल, महिपाल प्रथम, फिर उसके बाद में देवपाल, फिर विनायक पाल द्वितीय, ठीक है, फिर महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल 1984 तक रहा, फिर विजयपाल के बाद में राज्यपाल आया, फिर त्रिलोचन पाल आया, फिर यशपाल। तो यशपाल इनका अंतिम रहा था, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। और तो कहला अभिलेख मैंने आपको बता दिया है, गुर्जर प्रतिहार के समय का था, अबू जैद और अल गर्दी जी ने इनकी तारीफ करी थी। तो अगली जो क्लास होगी अपनी साथियों वो होगी चौहान राजवंश का पूरा इतिहास हम लोग दोहराएंगे। तो चौहान राजवंश के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। साथियों आई होप कि मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। आप नोट्स बनाइए साथियों और लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज, और नोट्स जरूर बनाइएगा। इनसे बार मैंने वही लिखा है जो पेपर में आता है, आलतू फालतू कोई चीज मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं है और किसी को बेकार में ही पागल बनाना अच्छी बात भी नहीं है साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, लाइक जरूर करना यार प्लीज, अच्छे नोट्स हैं तो लाइक करना ही बनता है ना यार, ठीक है। और इनकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर या फिर ऐप पर उपलब्ध होगी। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी तो ऐप पर 100% मिल जाएगी। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों नोट्स भी मंगवा सकते हो। नोट्स भी मैं लोगों को भेजता हूँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से, हिंदी साहित्य का इतिहास या काव्य शास्त्र, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लाइक ठोक देना यार।